नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज बात करेंगे सबसे लंबे दिन के बारे में। दोस्तों सबसे लंबा दिन आज मैं 20 तारीख को यानी कि 20 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मोस्ट प्रोबेबली हमारे दिमाग के अंदर बात छुपी हुई है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, परंतु ये बात सच नहीं है दोस्तों। कभी कभार ये 20 जून को होता है और कभी कभार ये 22 जून को भी होता है, परंतु हमारे दिमाग के अंदर फिट है बात कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है या नहीं, और फिर होता है तो क्यों होता है। इसी के साथ में दोस्तों बात ये करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों 21 जून को ये लंबा दिन होता है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि प्राचीन समय पे किस प्रकार से ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, कि कैसे ये पता चला कि सबसे लंबा दिन कौन सा है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली के अंदर 21 जून 2025 को सबसे लंबा दिन होगा और ये दिन है 14 घंटे 1 मिनट का। 5:23 पे सूर्योदय होगा यानी कि दिन की शुरुआत होगी, सूरज निकलेगा, और 7:24 पर सूर्यास्त होगा यानी कि दिन छिप जाएगा। सूरज की किरणें हमें दिखाई नहीं देंगी। ये बहुत लंबा दिन है, 14 घंटे 1 मिनट का, जो दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किया गया सबसे लंबा दिन है। देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि यदि आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि 12 घंटे की होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, अब क्योंकि नॉर्थ की तरफ सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होता चला जाएगा। जैसे ही आप पोल पे जाएंगे तो वहां पे दिन 24 घंटे का होगा, यानी कि सूरज कभी छिपता नहीं है। और ये एक मार्क है, जैसे नॉर्वे के अंदर 73 डिग्री पे ऐसा मार्क है कि वहां से ऊपर यानी कि पोल तक ये 24 घंटे का दिन होता है, उसे मिडनाइट सन भी कहा जाता है। परंतु इसके अपोजिट यदि साउदर्न हेमिस्फीयर में आप जाएंगे तो इसके अपोजिट होता है, दिन छोटे होते चले जाते हैं। जैसे ही आप पोल पे जाएंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में तो वहां पे 24 घंटे की रात होती है। अब बात करते हैं दोस्तों की सबसे लंबे दिन के बारे में। देखिए अमूमन बात करें तो जून के महीने में 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कभी भी सबसे लंबा दिन हो सकता है। ये 20 तारीख को भी हो सकता है, यानी कि 20 जून को भी हो सकता है, 21 जून को भी हो सकता है और 22 जून को भी हो सकता है। परंतु ऐसा क्यों होता है, ये फिक्स डे क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी का जो ऑर्बिट पीरियड है ये इंटीजर नहीं है। 4 साल में एक लीप ईयर भी घोषित करते हैं, यानी कि 4 साल में एक लीप ईयर आता है, उन घंटों को ही एडजस्ट किया जाता है। फरवरी का महीना 29 डेज का होता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी की ऑर्बिट के कारण ये सारा घटनाक्रम होता है, और क्योंकि ये संख्या हमारे डे की इंटीजर में नहीं है, जो ऑर्बिट प्लान है हमारा, जो ऑर्बिट होता है पूरा, इस वजह से ये 20 को भी हो सकता है, 21 को भी हो सकता है और 22 को भी हो सकता है। ये एडजस्टमेंट होती है। परंतु आजकल बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक हैं, जैसे कैलकुलेटर हैं, जैसे सैटेलाइट हैं, उनके हिसाब से हम एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि सबसे लंबा दिन किस दिन होगा। परंतु क्या दोस्तों आपको पता है कि ये किस प्रकार से होता है, मतलब दिन छोटा या लंबा क्यों होता है? सर्दियों के अंदर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन छोटा होता है और गर्मियों के अंदर ये बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, यदि इसको एक्यूरेट माइनस प्लस माने तो 23 डिग्री 0.44 ऐसा माना जाता है कि अपने अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है। और जब पृथ्वी अपनी सूर्य की परिक्रमा करती है तो इस झुकाव के कारण एक तरफ यानी कि पृथ्वी के एक हिस्से में सनलाइट ज्यादा मिलती है और दूसरे हिस्से में सनलाइट कम मिलती है, इसीलिए दिन बड़े और छोटे होते हैं। जैसे आप पोल पे जाएंगे तो इसी अक्ष पे झुकाव के कारण 24 घंटे का दिन पोल पे और 24 घंटे की रात होती है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सबसे पहले किस विद्वान ने इसके बारे में खोज की थी और किसने सबसे पहले पता किया था कि इस प्रकार से समर सोलिस्टिक होती है या फिर विंटर सोलिस्टिक होती है, या फिर ये बात करें कि सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, किस दिन होता है। यदि हम हिस्ट्री में चलें तो 2 विद्वान हमारे सामने आते हैं, हिपार्कस और एरिस्टार्कस। तो 2 विद्वानों ने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि समर सोलिस्टिक नाम की कोई चीज होती है, यानी कि दिन एक दिन साल के अंदर एक बार दिन सबसे लंबा होगा और एक दिन सबसे छोटा होगा। परंतु इसी के साथ में टोलमी की एक बुक आई थी अल्मेगस्ट, उसके अंदर उसने इसके ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन किया और ज्यादा
मतलब साइंटिफिक ढंग से समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से दिन बड़ा और किस प्रकार से दिन छोटा होता है। परंतु दोस्तों इसके बाद में हम इस बात पे चलते हैं कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है, दिन लंबा होता है या दिन छोटा होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। यदि लंबा दिन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि लंबा दिन होगा तो सनलाइट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल सीधी भी होती है और सनलाइट ज्यादा मिलती है। इसके कारण क्या होगा कि जितनी भी वेजिटेशन है, जितने पेड़ पौधे हैं, उन सबको फोटोसिंथेसिस करने का ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा उनको एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रकार से वेजिटेशन ग्रोथ में यह हेल्पफुल होती है। यदि बात नेचर की करें तो इसके अंदर सीजन के अंदर बदलाव आते हैं, वेदर के अंदर भी बदलाव आते हैं, सीजन के अंदर भी बदलाव आते हैं। देखिए दोस्तों, सीजन और वेदर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि आप बारीकी से समझना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। सीजन एक छोटे समय के लिए होता है और वेदर एक लंबी गणना होती है। तो सीजन और वेदर के अंदर बदलाव आता है। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ बिहेवियर में चेंज आता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है कि मनुष्य के मूड है, उसका सोने का पैटर्न है, उसका काम करने का तरीका है, उसके अंदर विटामिन डी है। तो सर्केडियन इफेक्ट, सर्केडियन रिदम भी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एनर्जी यूसेज भी ज्यादा होता है यदि दिन लंबे होंगे। जैसे आजकल फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा हम मतलब सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो उसके लिए भी टाइम ज्यादा मिलता है, तो ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होती है। एग्रीकल्चर हम प्लानिंग कर सकते हैं। टूरिज्म इसके अंदर ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को घूमने का ज्यादा टाइम मिलता है और मतलब एक टाइम स्पान या मतलब कहें कि टाइम आवर्स हैं जो डे टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों फेस्टिवल और कॉमर्स भी इसके अंदर बढ़ावा मिलता है। यानी कि समर सोलिस्टिक जो सीजन होता है, समर सीजन जो होता है, उसके अंदर ये सब प्रक्रियाएं और प्रभाव निश्चित तौर से हमारे ऊपर पड़ते हैं। ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि वास्तव में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। एक बात और मैं इंडियन कॉन्ट्रास्ट के अंदर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या इसके बारे में, यानी कि दिन लंबा कौन सा है, समर सोलिस्टिक क्या है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या हमारे इंडियन जो मिथोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर क्या इसके बारे में कोई डिस्कशन है, यानी कि हमारी संस्कृति इसके बारे में क्या बोलती है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यदि दोस्तों मैं आपको वैदिक दृष्टिकोण के बारे में बताऊं तो प्रत्यक्ष रूप से वेदों के अंदर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि कौन सा दिन लंबा होगा, या फिर समर सोलिस्टिक की बात कर लें, विंटर सोलिस्टिक की बात कर लें, इसके बारे में डायरेक्ट कोई पोजीशन नहीं मिलती है। परंतु सूर्य की गति कैसी होगी, पृथ्वी किस प्रकार से इसका एक्सिस है, किस प्रकार से झुकाव है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे वेदों के अंदर हैं। जैसे हमारे वेदों के अंदर बात है कि ऐसा भूभाग जहाँ पे रात्रि नहीं होती है, यानी कि लंबे दिनों के बारे में जिक्र किया गया है। इसी के साथ में अर्थववेद ऋग्वेद के अंदर हमारे ऋतु के बारे में, दिनचर्या के बारे में, दिन और काल के बारे में बातें की गई हैं, जो कि इसका संकेत मिलता है। यदि बात कर ले पुराणों की, पुराणों के अंदर भी डायरेक्ट इसके बारे में मतलब कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं बताया गया है, परंतु एक इंपॉर्टेंट बात है भगवत गीता के उपदेश के अंदर, जो मैंने पहले श्लोक बोला था, उसी से रिगार्ड मतलब उसी के कनेक्ट करते हुए आपको बताता हूं कि भीष्म पितामह ने अपनी मौत को रोके रखा उत्तरायण तक। उत्तरायण का मतलब है कि जिस प्रकार से समर सोलिस्टिक की हम बात करते हैं ना, कि सन की जो लाइट है, यानी कि सन की जो किरणें हैं वो उत्तर की तरफ आ जाएं, यानी कि दिन बड़ा होना जब शुरू होता है, यानी कि 22 दिसंबर के बाद का घटनाक्रम, 22 दिसंबर से लेकर 21 जून का जो काल है वो हिंदी के अंदर उत्तरायण काल कहा जाता है। तो ये बताते हैं कि भीष्म पितामह ने इस दौर के लिए, यानी कि इस काल के लिए, इस समर सोलिस्टिक के लिए अपनी मौत को रोक के रखा था, यानी कि उत्तरायण के अंदर वो अपने प्राण त्यागना चाहते थे। इसी के साथ में दोस्तों विष्णु पुराण के अंदर अध्याय 2 और श्लोक 8 से 10 में वर्णन है कि सूर्य की किरणों का ना मूवमेंट होता है, वो कर्क रेखा से मकर रेखा तक और मकर रेखा से कर्क रेखा तक। स्कंद पुराण के अंदर हमारी 6 ऋतुएं बताई गई हैं, और जैसे उत्तरायण के अंदर जो ऋतुएं बताई गई हैं वो शिशिर ऋतु बताई गई है, ग्रीष्म ऋतु बताई गई है, और बसंत ऋतु का वर्णन इसमें मिलता है। गरुड़ पुराण के अंदर मृत्यु के बारे में बताया गया है और मृत्यु के महत्व को दर्शाया गया है कि उत्तरायण के अंदर मौत होने पर और दक्षिणायन के अंदर मौत होने पर इन दोनों के अलग अलग महत्व है। यानी कि ये बताया गया कि इंपॉर्टेंस ये है कि उत्तरायण के अंदर यदि मौत होती है तो उसको ज्यादा शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया जाए तो मतलब हमारे पुराणे के अंदर ये महत्व बताया गया कि उत्तरायण जो काल होता है वो अच्छा होता है। तो इस वजह से
दोस्तों ये सबसे लंबा दिन का महत्व बताने की मैंने कोशिश की, और ये बताने की आपको कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है कि वो 21 तारीख को ही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर 21 तारीख के अंदर हो सकता है यूएस के अंदर वो 20 तारीख को हो और इंडिया के अंदर 21 तारीख, ये भी डिफरेंस इसके अंदर आ सकता है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।